Welcome to Zen Study. Today in our discussion, we will discuss about Finance Commission. So, टैक्सेशन का पार्ट फाइनेंस कमीशन. तो फाइनेंस कमीशन एक्चुअली होता क्या है और उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आज हम उन चीजों पे बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेवंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया है कि स्टेट्स एंड सेंटर दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में टैक्सेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू रेज द रिसोर्सेस. मतलब स्टेट्स एंड सेंटर दोनों ही टैक्सेशन लगा सकते हैं, जो उनके रिस्पेक्टिव एरियाज हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू सेवंथ शेड्यूल, मनी को रेज करने के लिए फॉर देयर डेवलपमेंट वर्क. लेकिन आपको पता है कि सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं, सेंटर सब्जेक्ट्स आर ग्रेटर देन स्टेट्स सब्जेक्ट्स. मतलब स्टेट्स जिन सब्जेक्ट्स पे टैक्स लगा सकती है वो बहुत ही कम है और उनकी टैक्सेशन पावर बहुत ही लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू सेंटर, जो कि वाइड एरिया में टैक्स लगा सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली यहां जो रिसोर्सेज रेज होंगे वो बहुत ही कम होंगे इन कंपैरिजन टू सेंटर. ठीक है, यहां जो रिसोर्सेज रेज होंगे वो बहुत ही कम होंगे इन कंपैरिजन टू सेंटर. तो उसी पर्पस के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ टू असिस्ट द स्टेट्स इन रेजिंग रिसोर्सेस एंड मिटिगेट का मतलब कम करना, एंड मिटिगेट देयर फाइनेंशियल पोजीशंस. जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद तो सेंटर की जो टैक्सेशन पावर है वो और भी वाइड हो गई और स्टेट्स को इससे काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अब स्टेट आप ही सोचिए कौन कौन सी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर टैक्स लगाएंगे और इतना उनको सैलरी भी देनी होती है पब्लिक सर्वेंट्स को, पुलिस को, और डेवलपमेंट वर्क भी करना होता है. तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन at the end of every 5 years. ये इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 5 साल के लिए होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, अब हम फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं. सो फाइनेंस कमीशन first of all, its duration is 5 years. करंट में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो है 15th फाइनेंस कमीशन. ड्यूरेशन कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2020
to 31st March 2025. It's for 5 years. Okay. Who is the chairman? N.K. Singh. Chairman is N.K. Singh. जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे वाई.वी. रेड्डी. ओके. और कंपोजिशन आप समझ लीजिए कंपोजिशन कैसे होता है. 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स. 1 chairman plus 4 members. Current chairman is N.K. Singh. It's a quasi judicial body. Means they are capable of deciding their own matters irrespective of outside influence. ठीक है. एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है वो ये है कि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट is not binding on government, but usually government accept कर लेती है. लेकिन आप ये देखो कि लीगली अगर हम बात करें तो लीगली वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट पे, बट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है. और फाइनेंस कमीशन का मोटिव तो आपको समझ में आ ही गया है, फॉर टैक्सेशन फेडरलिज्म. जो इनजस्टिस हुआ स्टेट्स के साथ उसको प्रिवेंट करना और किसी भी तरीके की जो बाइस है उसको प्रिवेंट करना. ठीक है. तो फाइनेंस कमीशन हेल्प इन अचीविंग ऑल दीज थिंग. 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे चेयरमैन वाई.वी. रेड्डी. Currently we are in 15th finance commission period and its chairman is N.K. सिंह. ये जो N.K. सिंह है ये और भी बैंकिंग और फाइनेंशियल कमिटीज के चेयरमैन रह चुके हैं. तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है. नाउ हम ये डिस्कस करते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन्ड है. 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस. कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है. अगर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाए तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट इज, and one more thing you have to understand, that finance commission report is not binding on government but usually they accept. ठीक है. center have to ensure vertical devolution to states. Center have to ensure vertical devolution to states. So what do you mean by vertical devolution? वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब यह है कि जो सेंटर की जो रिसोर्सेज हैं उनको वर्टिकली कैसे हर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन बोला जाता है. तो आप ये देखिए कि क्या इसमें जितनी भी सेंटर की रेवेन्यूज हैं वो सारी रेवेन्यू शेयर होंगे स्टेट्स के साथ? नो, एक्सेप्ट सेस, सरचार्ज एंड आईजीएसटी. मतलब इन तीनों को छोड़ के, सेस, सरचार्ज और आईजीएसटी को छोड़ के जितनी भी रेवेन्यूज हैं उनको सेंटर को स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा.
सेस और सरचार्ज आपको पता है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी होते हैं और वो सेंटर के पास ही होते हैं। फाइनेंस कमीशन ने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको इन चीजों के अलावा जो भी रेवेन्यूज होती हैं उसको स्टेट्स के साथ वर्टिकली शेयर करना है। आईजीएसटी ये जीएसटी के टाइम में इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है। ये इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने अपनी जीएसटी की क्लासेस में आपको बताई भी थी। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? यूनियन grants in aid to the states. grants means सेंटर को अगर किसी किसी भी स्टेट को अगर फॉर्मूले के हिसाब से कम रेवेन्यूज मिले, उसको सेंटर को ग्रांट्स देना चाहिए, ग्रांट देना पड़ेगा टू मिटिगेट जो उनका गैप है उसको कम करने के लिए। तो ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स। ओके, while allocating resources, center should also keep in mind the vision of न्यू इंडिया 2022। मतलब न्यू इंडिया 2022 में जो विजन बना था, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पीएम जनधन योजना, ये सब इसके लिए पैसे चाहिए और स्टेट्स के पास उतने पैसे होते नहीं, तो रिसोर्सेस इस तरीके से एलोकेट किया जाए, अगर उनको ग्रांट भी देना पड़े तो ग्रांट देना पड़े, so that they can also contribute towards this vision। इस विजन में वो भी पार्टिसिपेट कर सके और पैसे की कमी की वजह से वो हैम्पर ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ 15th फाइनेंस कमीशन we discussed vertical devolution of taxes from union to states। ओके, सो 14th फाइनेंस कमीशन में जो था, 14th फाइनेंस कमीशन में जिसके चेयरमैन वाई वी रेड्डी थे, उन्होंने बोला था कि सेंटर शुड शेयर 42% ऑफ देयर रेवेन्यूज एक्सेप्ट सेस, सरचार्ज एंड आईजीएसटी with states। But in 15th Finance Commission, N.K. Singh told 41% should be shared between center and states। So there is a gap of 1%। What about this 1%? What about this 1%? He said this 1% should be preserved for the security of Union Territory of J&K and Ladakh। मतलब ओवरऑल 42% ही जाएगा, लेकिन स्टेट्स के साथ 41% शेयर होगा, और जो 1% है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इतना सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है कि 1% इज स्पेसिफिकली
kept aside for the union territory of JNK and Ladakh. Okay, so this should be clear. We discussed about vertical tax devolution. Vertical tax devolution ये कहां से कहां तक होता है? सेंटर टू स्टेट्स। अब इसमें क्या है कि हर एक स्टेट को एक जैसे रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा। तो आप पूछेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा हर एक स्टेट्स को एक जैसा रेवेन्यू? बिकॉज देयर इज सम फॉर्मूला। उसको हम ऐसे जान सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बिटवीन स्टेट्स। No two states get equal amount of money because their parameters are different. Different variables are there, different parameters are there. हर एक दो स्टेट की सेम एरिया नहीं होती, सेम फॉरेस्ट कवर नहीं होता, सेम इनकम गैप नहीं होता। इसकी वजह से हर एक स्टेट को एक जैसा पैसा नहीं मिलेगा फ्रॉम फाइनेंस कमीशन। सो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स। horizontal devolution between states। किन किन फैक्टरों पे ये डिपेंड करता है? किन किन फैक्टरों पे ये डिपेंड करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम डिस्टेंस। इट्स शेयर इन द फॉर्मूला इज 50%। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट का जो भी एक स्टैंडर्ड स्टेट है, जो एक हम वेल डेवलप्ड स्टेट है, उसके कंपैरिजन में उसका इनकम डिस्टेंस कितना है। अगर उसका इनकम डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसकी जो वेटेज होगी वो ज्यादा होगी, बिकॉज 50% वेटेज इसी चीज का रखा हुआ है। बहुत ही गरीब स्टेट है तो उसका इनकम डिस्टेंस ज्यादा होगा, अमीर स्टेट है तो उसका इनकम डिस्टेंस कम होगा इन कंपैरिजन टू अ डेवलप्ड स्टेट। सो इट्स वेटेज इन फॉर्मूला इज 50%। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। उस पर्टिकुलर स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर वेटेज इन फॉर्मूला। टोटल इसका 10% वेटेज रहता है फॉर्मूले में। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस विच इज 12.5%। जो रेसिडेंट हैं स्टेट के, उनका परफॉर्मेंस कितना है सिविक सेंस एंड अदर रिलेटेड चीजों में, उसका वेटेज 12.5% है। ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मींस जो पीपल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट है उनका परफॉर्मेंस, यानी उनका सिविक सेंस। जो मान लो प्लास्टिक यूजेज वो बहुत ही कम करते हैं, तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो 12.5% परफॉर्मेंस है, उनका वेटेज है उसका फॉर्मूले में। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसका वेटेज होगा आपका 10% का। मान लीजिए एक स्टेट है जिसमें फॉरेस्ट कवर बहुत ही ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स उसमें इंडस्ट्री कम होंगी, तो उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा तो ज्यादा वेटेज के हिसाब से ज्यादा परसेंटेज बनेगा उसका फॉर्मूले में, और उसी हिसाब से उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। राइट। अदर थिंग इज टैक्स एफर्ट। टैक्स एफर्ट इज ऑल्सो देयर विच इज 2.5%। टैक्स एफर्ट का जो वेटेज है फॉर्मूले में वो 2.5% है, कि
एक पर्टिकुलर स्टेट कितना एफर्ट लगा रही है टैक्सेशन कलेक्ट करने में इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट जो कि कम एफर्ट लगा रही है। तो अगर कोई स्टेट बहुत ही ज्यादा फिस्कल प्रूडेंट है, वो बहुत ही कम रिसोर्सेज में बहुत ही ज्यादा टैक्सेशन को एफिशिएंटली कलेक्ट कर रही है, तो उसका वेटेज के हिसाब से उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और इन द सेम वे उसको ज्यादा रेवेन्यूज गेन होंगे। तो दीज 5 थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन हम करते हैं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन the 15th Finance Commission used the 15th Finance Commission used how many of the above as criteria other than population and income distance। दो इसने पहले ही बता रखे हैं कि इन दोनों के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए कंसीडर की जाती हैं अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस। तो ऑप्शंस हैं आपके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फर्स्ट ऑप्शन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, सेकंड ऑप्शन इज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन is governance reforms, stable government, fourth option, and fifth option is tax effort। ऑप्शन ओनली वन, ए, बी ओनली टू, सी ओनली थ्री एंड फोर इज नन। तो हमने देखा था फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ दीज फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड। तो पॉपुलेशन तो था ही, 10% इसका वेटेज था। इनकम डिस्टेंस भी था, 50% है इसका वेटेज। अब ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस थी, 10% था इसका वेटेज। %12.5 था इसका वेटेज। क्या हमने ये पढ़ा है कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी फॉर्मूले में पुटअप होता है? तो स्पेसिफिकली नहीं होता गवर्नेंस रिफॉर्म, इसको हम डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस से जोड़ सकते थे अगर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अलग से कोई ऑप्शन नहीं होता, तो गवर्नेंस रिफॉर्म की तरफ हम जा सकते थे। लेकिन यहां तो अलग से ही दे रखा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, है ना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन को हमने गलत कर दिया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी है आपका, राइट। फोर्थ ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट। तो स्टेबल गवर्नमेंट भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है फॉर्मूले में, है ना, तो इसको हम काट सकते हैं।
सो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो गया? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एफर्ट। टैक्स एफर्ट भी था, इसका 2.5% वेटेज था। तो इन सारे ऑप्शन में से देखिए 1, 2 और 3, ये 3 ऑप्शन जो हैं निकल के आते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए वो काफी टफ हो सकता है, लेकिन अगर आपको आइडिया हो कि फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें कंसीडर होती हैं तो आपको 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, ठीक है। और एक चीज और देखो, आप फॉर्मूले में तो परसेंटेज वाइज भी दे रखा है ना, 12.5%, 50%, 10%। यहां ये भी नहीं पूछा, यहां सीधा आपसे डायरेक्टली टर्म्स पूछ लिए गए हैं। लेकिन आप अगर 4 ही 5 इसके वेरिएबल्स अगर याद करो तो साथ में इनके परसेंटेज भी आप याद कर लो, ठीक है। क्योंकि कभी हो सकता है ये पूछ लें कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन से फैक्टर को दी गई है, तो उस केस में इनकम डिस्टेंस को ज्यादा वेटेज दी गई है, विच इज 50%, ठीक है। अगर पूछेंगे तो सबसे ज्यादा पूछेंगे और सबसे कम पूछेंगे, तो सबसे कम में टैक्स एफर्ट है। ये चीजें हैं आपकी फाइनेंस कमीशन में। अगर क्वेश्चन यहां से पुट होते हैं तो यही क्वेश्चन पुट होंगे, ठीक है। उनके कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको आप जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है या नोट्स है उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।